आर्यमन को मारी झापी गांव में रहते हुए कुछ साल बीत गए हैं। गांव में भेड़ियों का आना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन जब से गांव वालों को पता चला है कि आर्या आम बच्चा नहीं है, तब से गांव के बड़े तो बड़े, आर्या के हम उम्र बच्चे भी उससे दूरियां बनाकर रखते हैं। जब भी वो गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है, तभी सब मिलकर उसे खेलने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों के माँ बाप भी आकर गुरुंग और उसके परिवार वालों को कहकर गए हैं कि आर्या उनके बच्चों के साथ खेलने ना आए। वैसे तो आर्या हर पल ही डरा सहमा सा और अकेला ही रहता आया है। पिछले 6-7 साल उसने अकेलेपन में ही बिताए हैं। लेकिन एक दिन गांव के बच्चों को एक साथ छुपा छुपी खेलते हुए देखकर वो खेलने चला गया, लेकिन उसे किसी ने भी खेल में शामिल नहीं किया। तभी एक मोटा तगड़ा सा लड़का उसके सामने आया, जो कि प्रधान के भाई का लड़का था। वो उसे देखकर कहने लगा, तू जा जंगली भेड़िया के साथ जाकर खेल। आर्या ने कहा, आपको कोई गलतफहमी है भैया, कोई भी भेड़िया मेरा दोस्त नहीं है। तब एक और बच्चा आकर कहता है, चल झूठा, तेरे जन्म के समय से ही वो सब तेरे दोस्त हैं। तभी एक मोटा बच्चा बोला, तू इंसान के रूप में भेड़िया है, एक खतरनाक जंगली जानवर, और यहाँ सब इंसान हैं। इंसानों में और जंगली जानवरों में कभी दोस्ती नहीं होती, समझा? चल भाग यहां से। बस ये बोलकर उन बच्चों ने गलती से आर्या को एक धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। अचानक से वहां भेड़ियों के झुंड ने आकर बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, ये सोचकर कि वो बच्चे शायद आर्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भेड़ियों के झुंड के हमले में कई सारे बच्चे घायल हो गए। आर्या ये सब देखकर डर के मारे अपने घर में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद गांव के लोग अपने अपने घायल हुए बच्चों को लेकर सीधा गुरुंग के पास शिकायत करने आ गए। पूरा गांव गुरुंग पर हावी होते हुए उन्हें भला बुरा सुनाने लगा। गुरुंग सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मेरे होते की वजह से आप लोगों के बच्चों के साथ जो हुआ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन गांव वाले सिर्फ उसकी माफी मांगने से शांत नहीं हुए। वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, कल फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, गांव के किसी भी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? गांव के लोगों के सामने गुरुंग को दबाव में आकर आखिर कहना पड़ा, अगर आज के बाद ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं खुद इसको इस गांव से निकाल दूंगा। आर्या की मां दीवार के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, आर्या की वजह से बाबूजी को कितना भला बुरा सुनना पड़ रहा है। इस बात को सोचकर वो गुस्से से भर उठती है और आर्या को सजा देने के लिए पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे छिपे आर्या पर पड़ती है। वो उसको नीचे से खींच कर बाहर निकालती है। आर्या डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी मां गुस्से में ये सब देखकर भी अनदेखा कर देती है और उसे ले जाकर पास के पेड़ से रस्सी से बांध देती है। आर्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी मां ने जाते हुए कहा, अब रहो तुम पूरे दिन यहीं पर बंधे हुए, तब जाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आर्या अकेला डरा सहमा सा रोते रोते उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। जंगल से जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाजें आने लगी। तभी आर्या ने सामने जंगल में किसी चीज को हिलते हुए देखा, जिससे वो डर गया। उसने और कुछ देर ध्यान से उधर देखा तो एक उल्लू को उड़कर जाते हुए देखकर उसने तसल्ली की सांस ली, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक ही ऊपर की तरफ गई और वो चौंक गया। जलती हुई दो आंखें पेड़ से तेजी से उतरते हुए उसकी तरफ ही आ रही थीं। ये देखकर वो डर से कांप उठा। वो अपने आप को रस्सी के बंधन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसको खोल नहीं पा रहा था। वो अपने आप को छुड़वाने के लिए रस्सी को इतना जोर से खींचता है कि वो पूरा पेड़ हिलने लगता है और पेड़ हिलते ही वो जानवर पेड़ से नीचे उसके ऊपर गिरने लगता है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी कोई उसके ऊपर झपट्टा मारता है, जिससे वो गिर जाता है। आर्या झट से उठकर सामने देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे ठीक से देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बड़े पेड़ जैसा और बहुत ही मोटा सा काले रंग का एक सांप अपना फन फैलाए खड़ा था, जिसकी दो आंखें चल रही थीं। उसका मुंह अंधेरे में होने की वजह से पहले आर्या को दिखाई नहीं देता। वो सांप आर्या की तरफ घूमते ही आर्या को देखकर अपने विशाल मुंह को खोलता है। वो एक शेर के मुंह की तरह ही बड़ा और
भयानक मुंह खोलता है। ये सब देखकर आर्या डर से थर थर कांपने लगा। वो सांप आर्या को निगलने ही वाला था, तभी एक छोटा सा भेड़िया छलांग लगाकर उसके सर के ऊपर चढ़कर अपने नोकीले दांतों से सांप की गर्दन पर काटता है। सांप झट से अपना सर हिलाता है, जिससे कि वो छोटा भेड़िया दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। झट से उठकर फिर से पलट मारकर पिछली बार की तरह सांप की गर्दन पर फिर से काटता है, लेकिन इस बार सांप उतनी आसानी से उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता। भेड़िए के काटने की वजह से उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है। फिर भी वो भेड़िया सांप की गर्दन पर काटना जारी रखता है। तभी आर्या की मां की आवाज सुनाई देती है, आर्या, बाबूजी जल्दी बाहर आइए। ये बोल के वो रोने लगती है। गुरुंग बाहर आकर उस सांप को देखकर बोल पड़ता है, गरुड़ा, ये तो भुजंग सांप है। गुरुंग तुरंत एक मशाल हाथ में लिए दौड़कर आर्या के पास जाता है। गारूरा अपने सर को हिला हिलाकर आखिरकार फिर से भेड़िए को दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है और फिर अपने खुले हुए मुंह से फिर से आर्या को निगलने के लिए घूमता है। लेकिन अब आर्या और उसके बीच गुरुंग खड़ा हो जाता है। वो मशाल को हिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो सांप अपने फन को नीचे करके जंगल की तरफ चला जाता है। आर्या की मां दौड़ते हुए आर्या को छूती है, लेकिन डर की वजह से आर्या बेहोश होकर उसकी गोद में गिर पड़ता है। वो उसकी रस्सी खोलकर अपने सीने से लिपटाकर घर की तरफ जाने लगी। तभी गुरुंग ने उसे रोककर कहा, तुम्हारी ममता को मैं समझ सकता हूं बहू, लेकिन हमारा आर्यमन भले ही तुम्हारी कोख से जन्मा है, लेकिन असल में वो देवी शियाल कोटि का अंश है और उसकी हिफाजत करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये बात मत भूलो। रात में आर्यमन ने अपने सपने में एक लड़की को देखा। जंगल के बीच में वो लड़की एक छोटे भेड़िए को गोद में लेकर घूम रही है। आर्या उसे ढूंढते हुए उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो उस लड़की का मुंह नहीं देख पा रहा है। अचानक अपने दादाजी के बुलाने पर उसकी नींद टूटती है। दादाजी उसे विद्या अभ्यास करवाने के लिए उठाते। वो उसके सामने बैठकर पत्तों से बनाई हुई एक किताब और उसके ऊपर लिखने के लिए सियाही और एक कलम रखकर बोलते हैं, अब मैं जो बोलूंगा तुम इस किताब पर लिखना। आर्या के सिर हिलाकर हाँ बोलते ही गुरुंग बोलता है, तंत्र क्या है? आज तुम्हें मैं तंत्र विज्ञान सिखाना शुरू करता हूं। इस कलयुग में मनुष्य से ईश्वर की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले युगों में मनुष्य बहुत सरल स्वभाव के थे, पर बदलते समय के साथ वो स्वार्थी और लालची बन गया है। लेकिन शिवजी ने तंत्र शास्त्र की रचना की ताकि इस युग में जो भी ईश्वर को पाना चाहता है इस तंत्र को अपनाकर उसकी साधना कर सके। ये बोलकर गुरुंग अपनी आंखें खोलते ही देखता है कि उसके सामने बैठा हुआ आर्यमन कहीं चला गया है। उसके सामने पत्तों से बनी हुई किताब खुली हुई पड़ी है। आर्यमन अभ्यास छोड़कर घर से निकलते ही देखता है कि सामने वही भेड़िया है जो कल रात उसके लिए अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़ रहा था। उसके पैर पर चोट के निशान अभी भी हैं। आर्यमन उसके पास जाकर उसे गोद में लेता है। उसे याद आता है सपनों में जो लड़की उसे दिखी थी उसने भी इसी भेड़िए को पकड़ा हुआ था। उसे यह अजीब लगता है। फिर वो जंगल में जाकर अपने दादाजी से सीखी हुई जड़ी बूटी को चुनकर उससे दवाई बनाकर उस भेड़िए के जख्म पर लगा देता है। दवाई लगते ही वो भेड़िया उसकी गोद से झट से निकलकर जंगल में दौड़ने लगता है। आर्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अरे सुनो, तुम्हारा जख्म अभी भरा नहीं है, मुझे ठीक तरह से मरहम पट्टी तो करने दो। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। ये बोलते बोलते वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। भेड़िया दौड़ते हुए जंगल को छोड़कर एक पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। आर्या भी उसके पीछे पहाड़ के सामने आकर रुक जाता है। आर्या को अचानक से ही उस पहाड़ के बारे में कही हुई उसके दादाजी की बातें याद आती हैं। इस जंगल में बस यही एक पहाड़ है जहां इंसानों को पांव रखना मना है। ये गरुड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक वही खतरनाक सांप रहता है और जंगल का दस्तूर है कि अगर कोई भी गांव वाला यहाँ पर पैर रखेगा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये सोचकर आर्या अपने कदमों को रोक लेता है और फिर सोचता है, लेकिन यहाँ रहने से उस नासमझ भेड़िए की भी जान जा सकती है। मुझे उसे ढूंढ कर लाना होगा। अंदर से डरते हुए भी अपने आप को हौसला देते हुए आर्या उस पहाड़ को चढ़ने लगता है। बड़े बड़े पेड़ और ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों के बीच से जाते हुए वो एक खाली जगह पर आता है जहां आसमान पर इंद्रधनुष खिला हुआ है।
तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक जगह कई सारी तितलियां एक झुंड में उड़ रही हैं। वो उधर जाते ही एक लड़की को देखता है। उसे पीछे से वो लड़की एकदम अपने सपनों में देखी हुई लड़की की तरह लगी। वो दौड़कर उसके सामने जाता है। उसी पल सारी तितलियां उड़ जाती हैं। वो लड़की पीछे घूम कर आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। आर्या घबराकर पूछता है, तुमने इधर किसी भेड़िए को आता हुआ देखा है? बच्चा भेड़िया जिसके पैर में दवाई लगी हुई है? लड़की हंसकर कहती है, कैसी दवाई? तुम इसकी बात कर रहे हो? ये बोलकर उसने अपने पांव को आगे कर दिया। ये देखकर आर्या चौंक जाता है। यह दवाई तो मैंने उस भेड़िए के पांव पर लगाई थी, तुम्हारे पांव पर कैसे आ गई? लड़की हंसने लगी और फिर बोलने लगी, क्यों, इस दुनिया में तुम अकेले ही जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हो क्या? ये तो मैंने खुद अपने पांव पर लगाई है। आर्या बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, कहां जा रहे हो? खेलोगे नहीं मेरे साथ? आर्या ये सुनकर मायूस होकर कहता है, नहीं, गांव में किसी के साथ मैं बात भी नहीं करता, किसी को मैं पसंद नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ रहकर दूसरों को हमेशा नुकसान ही हुआ है। फिर वो लड़की कहती है, हाँ तो ठीक है, मत खेलो गांव में किसी के साथ, मेरे साथ तो खेल ही सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे गांव की नहीं हूं ना। आर्या और हैरान होकर पूछता है, तुम कौन से गांव की हो? हमारे गांव के अलावा दूसरा कोई गांव तो यहाँ है ही नहीं। लड़की कहती है, यह जंगल ही मेरा घर है। आर्या पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, वसुंधरा। वैसे मैं उस पहाड़ी के ऊपर ब्रह्म कमल लेने जा रही हूँ, तुम चलना चाहोगे? आर्या झिझकते हुए कहता है, अब नहीं, अब मेरे साथ जो भी रहता है उसको नुकसान पहुंचता है, इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, अब तुम भी चली जाओ। तभी वसुंधरा हंसकर उसके पास आकर कहती है, घबराओ मत, हम दोनों के एक साथ रहते हुए कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आर्या खुशी से बोल उठता है, तुम सही बोल रही हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वसुंधरा हंसते हुए कहती है, हाँ जरूर, जिंदगी भर के लिए। आर्या को यह बात समझ में नहीं आई। वो पूछता है, मतलब? वसुंधरा हंसते हुए कहती है, सही वक्त आने पर इसका मतलब भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब चलो, मुझे ब्रह्मकमल लाकर देवी शियालकोटी के चरणों में चढ़ाना है। उसके इतना कहते ही वो दोनों ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। वो काफी आगे जा चुके थे। तभी एक जगह ऐसी आती है जहां दो पहाड़ियों के बीच में खाई थी। कोई भी आम इंसान उसे पार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए लंबी छलांग लगाने की जरूरत थी। आर्या भी ये सोच ही रहा था कि वो दूसरी तरफ कैसे जाएगा, लेकिन तभी आर्या देखता है कि वसुंधरा ने आसानी से छलांग लगाकर वो जगह पार कर ली है। आर्या रुक जाता है, उसे डर लग रहा है, अब वो कैसे जाएगा? तभी वसुंधरा कहती है, डरो मत आर्या, तुम ये कर सकते हो, बस अपने आप पर विश्वास रखो। आर्या डरते हुए कहता है, जो मेरे बस का नहीं उसके ऊपर विश्वास कैसे रखूं? वसुंधरा बोलती है, तुम ये काम जरूर कर सकते हो, बस मेरी आंखों की तरफ देखो और छलांग लगाओ। आर्या डरते हुए वैसा ही करता है। वो अपनी नजरों को वसुंधरा की दोनों आंखों के ऊपर टिकाकर छलांग लगा देता है और वो आसानी से छलांग लगाकर उस खाई को पार कर जाता है, जिसे देखकर आर्या बेहद हैरान हो जाता है। इतनी बड़ी छलांग तो बंदर भी नहीं लगा सकता, तो इसने कैसे लगाई? क्या वाकई आर्यमन मानव के रूप में एक भेड़िया है? वसुंधरा और मानव का क्या रिश्ता है? पहाड़ पर जाने के बाद क्या गांव में फिर से कोई बड़ी आफत आएगी?